एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण, इसकी थ्योरी क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और आज हमारे यहाँ पर पीवाईक्यू हैं। 15 क्वेश्चन हैं जहाँ से आपको अपना रिवीजन करने का अच्छा जो रिवीजन आप कर ही सकते हैं। पीवाईक्यू तो आपको करना ही है सारे। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए। अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, सारी यूनिट उसमें डाल रखी हैं जो भी थ्योरी की हैं, और जो रीजनिंग मैथ्स वगैरह डीआई वगैरह वो सारी चीज़ें हम रिवीजन में करेंगे। डीआई को छोड़ के बाकी तो मैं करवाऊँगी सारी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और प्लीज़ भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना अगर पसंद आती है तो क्लास, और शेयर कर दिया करो। तो चलेंगे हम अपने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है। बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व एथेनॉल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है तो बताइए। बायोडीजल गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में सार्थक रूप से कमी ला सकता है। ये बिल्कुल सही है। जो बायोडीजल है वो गैसोलीन की तुलना में सल्फर के उत्सर्जन में क्या कर सकता है? कमी ला सकता है। लेकिन बायोडीजल का ऊर्जा घनत्व इथेनॉल की तुलना में बहुत कम होता है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कथन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है वो क्या है? सही नहीं है, रॉन्ग है। तो इसको याद रख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को कौन सा ऐसा प्रदूषक है इसमें से जिसको नेत्रों में जलन के लिए प्रतिनियुक्त के रूप में माना जाता है? नेत्रों में जलन कौन पैदा करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन? तो इनमें से नेत्रों में जलन के लिए कौन माना जाता है? तो ये माना जाता है ओजोन को। ठीक है, जो ओजोन होती है वो नेत्रों में जलन के लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है। सौर ताल यानी कि जो सोलर पॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं? ठीक है, उनका क्या काम होता है? क्या पेयजल उत्पन्न करते हैं? तो आप सभी जानते हैं जो भी सोलर पॉन्ड है उनसे हम कोई पेयजल नहीं यूज करते। ताप ऊर्जा संग्राहक हैं, बिल्कुल हैं, ताप ऊर्जा संग्राहक होते हैं। ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का उपयोग करते हैं। ठंडे क्षेत्रों में तैरने के लिए उपयोग में आते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। गर्म पानी उत्पन्न करते हैं, ये तो ऑलरेडी गर्म पानी उत्पन्न करते हैं, तो ठंडे की तो कुछ बात ही नहीं है। ऊष्मा ह्रास को रोकने के लिए लवण प्रवणता का प्रयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें बी, सी और ई तीनों ही जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? मनुष्यों में मछली के उपभोग के कारण जैव सांद्रण हो सकता है। जैव सांद्रण हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? मनुष्यों में मछली के उपभोग के कारण जैव सांद्रण हो सकता है। तो ये जो कथन है वो हमारा रॉन्ग है। ठीक है, मछलियों के कारण जैव सांद्रण नहीं हो सकता। जैव सांद्रण किसके कारण होता है? हानिकारक पदार्थों की मानव ऊतकों में एकत्रित होने की प्रवृत्ति होती है। जब मानव ऊतकों में जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें अगर कोई हानिकारक पदार्थ जमा हो जाता है तब जैव सांद्रण होता है। आगे यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, आजकल खूब पूछे जाते हैं मैचिंग के क्वेश्चन। ऊर्जा स्रोत दिए हुए हैं एक तरफ, और एक तरफ आपको पर्यावरणीय प्रभाव दे रखे हैं। तो पवन ऊर्जा, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, तापीय ऊर्जा, मतलब मिलान करना है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा हमारा है जो करेक्ट होगा? पवन ऊर्जा का क्या काम होता है? किसके लिए क्या क्या करता है ये पवन ऊर्जा? तो पवन ऊर्जा जो होता है आप जानते हैं, जो पक्षी होते हैं वो पक्षी आसमान में ही उड़ते हैं, खुली हवा में उड़ते हैं, और पवन का मतलब हवा होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप ट्रिक भी लगा सकते हैं एक तरीके से। ये पक्षियों और चमगादड़ों के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। जो पवन ऊर्जा होती है वो पक्षियों और चमगादड़ों के लिए क्या होती है? खतरनाक। तापीय ऊर्जा की अगर बात करें तो ये तापीय ऊर्जा क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। जल विद्युत ऊर्जा क्या करता है? जल विद्युत, जो जल से बिजली बनाई जाती है वो जल
जहाँ भी मतलब जल बह रहा होता है, नदी नहर, इनके पास में ही ये जो लगाए जाते हैं, इनकी फैक्ट्रीज वगैरह या जहाँ से भी ये बनते हैं, तो नदी किनारे जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका नुकसान होता है। ठीक है, छः छः यानी कि उनको नुकसान पहुँचता है। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा, प्रकाश वोल्टीय जो ऊर्जा होती है विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करती है। ठीक है, प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा क्या करता है, विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन करना, इसका क्या है, मेन काम है। तो ये सारे आप याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सतही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है। सतही ओजोन, ठीक है, जो एक धरातलीय ओजोन होती है, जो गैस होती है ओजोन गैस, और एक ओजोन परत होती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो सतही यानी कि पृथ्वी पर रहने वाली जो ओजोन है उसके मापन की इकाई कौन सी नहीं है। माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, नैनोग्राम प्रति घन मीटर, डॉब्सन इकाई या फिर भाग प्रति मिलियन। तो जो डॉब्सन इकाई है इसमें से वो ओजोन परत की मोटाई या ओजोन परत को मापने के काम आती है, ना कि ओजोन सतही ओजोन के मापन की इकाई है। ठीक है, डॉब्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, नैनोग्राम प्रति घन मीटर, भाग प्रति मिलियन, ये सब सतही ओजोन के मापन की इकाइयाँ हैं। मिलान करना है यहाँ पर। ये दूसरा क्वेश्चन है आपको लिए। जल प्रदूषण के प्रकार दिए हुए हैं और यहाँ पर दिए हुए हैं उदाहरण। तो विषाक्त प्रदूषक, विषाक्त प्रदूषक इसमें से कौन से होते हैं जो कि विषाक्त होते हैं, जहरीले होते हैं। क्लोरीन, प्रोटोजोआ, बेंजीन या फिर भोजन के डिब्बे। तो विषाक्त प्रदूषक में कौन से आते हैं, ये होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या होते हैं, विषाक्त प्रदूषक होते हैं। गैर विषाक्त प्रदूषक होते हैं क्लोरीन, आपने कभी सुना होगा। अब तो आजकल तो कुएं वगैरह होते नहीं है, जब पहले कुएं होते थे और उनसे ही पीने का पानी लेके आते थे जनता, तो वहाँ पर क्लोरीन डाल करके उसको स्वच्छ किया जाता था। साल में एक बार उसमें क्लोरीन डाला जाता था, है ना। ये गैर विषाक्त प्रदूषक होता है। ये उनमें जो भी जल में रहने वाले जो भी कीटाणु होते हैं उनको तो ख़त्म कर देता है, लेकिन ये लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाता। गैर विषाक्त होता है, जहरीला नहीं होता। स्थूल प्रदूषक क्या होते हैं, तो ये भोजन के जो डिब्बे होते हैं वो स्थूल प्रदूषक होते हैं। और रोगजनक प्रदूषक होते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से क्या होती हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो ये आप याद रख लेना। इसमें एक से तीसरा बेंजीन है, आप सीधा सीधा याद रखें। अगर आप 1 2 3 अगर कूट के चक्कर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं रखती नहीं हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। विषाक्त प्रदूषक होते हैं बेंजीन, गैर विषाक्त प्रदूषक होता है क्लोरीन, स्थूल प्रदूषक होते हैं भोजन के डब्बे, और रोगजनक प्रदूषक होता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य जिसको एमडीजी बोलते हैं, और संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी। ठीक है, एमडीजी और एसडीजी दोनों में निम्नलिखित में से कौन से उभयनिष्ठ हैं, यानी कि कौन से लक्ष्य हैं जो दोनों के अंदर रखे गए हैं। एमडीजी और एसडीजी में ये एक बच्चे ने पहले डिमांड भी की थी, जब हम फर्स्ट सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे शायद, तो उसने कहा भी था कि एमडीजी और एसडीजी हम उन्हें थोड़ा शॉर्ट के माध्यम से या फिर ट्रिक्स के माध्यम से समझा दें। तो इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बना दूंगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी आप एसडीजी तो हमने पढ़ ही लिया है, एमडीजी को भी पढ़ लेंगे। तो संधारणीय विकास लक्ष्य और सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य, इन दोनों में से कौन से हैं जो लक्ष्य दोनों में रखे गए हैं। शून्य भूख यानी कि भुखमरी को पूरी तरह से ख़त्म करना, जलगत जीवन नो पॉवर्टी गरीबी को मिटा देना, पृथ्वी पर जीवन, लैंगिक समानता। तो इन दोनों के जो लक्ष्य हैं उभयनिष्ठ हैं दोनों के अंदर, वो है शून्य भूख यानी कि भुखमरी को समाप्त करना, इन दोनों का ही लक्ष्य है। नो पॉवर्टी गरीबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि गरीबी मिटाने की बात दोनों ही करते हैं। लैंगिक समानता की बात भी दोनों ही करते हैं, लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं है, मतलब दोनों को ही एक नज़र से देखना, उनके लिए सारी चीज़ें एक समान होना। तो ये तीनों इन दोनों के ही लक्ष्य रखे गए हैं। बाकी जलगत जीवन और पृथ्वी पर जीवन इनमें नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक का वायु में न्यूनतम उपस्थित काल है। कौन सा ऐसा प्रदूषक है, इनमें से कौन सा प्रदूषक है जो कि वायु में मतलब थोड़ी देर के लिए उपस्थित रहता है, बाद में वो समाप्त हो जाता है।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इनमें से जो मीथेन गैस होती है ये क्या होती है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बहुत बढ़ाती है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही उसके प्रदूषक होते हैं, लेकिन वायु में न्यूनतम जो उपस्थित काल है वो इनमें से किसका है, मीथेन का है। ठीक है, याद रखेंगे आप, मीथेन का है। मीथेन थोड़ी देर के लिए ठहरती है फिर क्या हो जाती है, समाप्त। किस आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर निर्देशित किया जाता है। तो किस आवृत्ति पर मानव श्रवण अवसीमा का ध्वनि प्रदूषण स्तर निर्देशित किया जाता है, 50 यानी कि 50 हर्ज, 100 हर्ज, 1 किलो हर्ज या 4 किलो हर्ज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 1 किलो हर्ज। ये HZ जो होता है ये हर्ज बोलते हैं इसको। भारत में वर्तमान में से कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में किस किस का योगदान है। भारत में वर्तमान में से कुल संस्थापित जो नवीकरणीय ऊर्जा है उनका कितना किस किस का योगदान है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन कौन से हैं जो कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान दे रहे हैं। तो इनमें से यहाँ पर सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण। लेकिन जो जियोथर्मल एनर्जी होती है, जियोथर्मल का मतलब होता है जो भूतापीय ऊर्जा है। कौन सी होती है, भूतापीय, इसको भूतापीय बोलते हैं हिंदी में। तो भूतापीय जो ऊर्जा है इसका नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में योगदान नहीं है, बाकी सभी का है। ठीक है, तो आप इसमें लगाना चाहें तो ABCDF ये सारे ही क्वेश्चन आपके सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक कौन से हैं। कचरे के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक क्या है। कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन, पशु अपशिष्ट, औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट, शाक अपशिष्ट या फिर काष्ठ। तो बताएं इसमें से कौन से जो ऑप्शन है वो सही होने वाले हैं। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अपशिष्ट घटक है कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन और काष्ठ। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं, A और E, बाकी इसमें सही नहीं है। कागज, कार्डबोर्ड, कार्टन और काष्ठ। निम्न पर्यावरणीय आपदाओं को सम्मिलित करना है। ये आपदाओं के बारे में हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, थ्योरी क्लासेस में भी। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं अभी तो आप ज़रूर पढ़ लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आप UGC नेट या TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। आप यहाँ से अपनी हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो क्लासेस हमारी चल रही हैं, 1-2 दिन अभी क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन रेगुलर आगे चलेगी ही। तो निम्न पर्यावरणीय आपदाओं को सम्मिलित करना है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी आपदाएं हैं, ये वो आपदाएं हैं जो किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई जब परीक्षण होता है किसी चीज़ का, कहीं ना कहीं कोई टेक्निक में जब प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से जो आपदाएं आती हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं CTET टेट वगैरह सब जगह पर। तो भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी। खतरनाक पदार्थ की डंपिंग, पेरॉक्सीस्टाइल नाइट्रेट, नाभिक की दुर्घटना, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसके रिसाव के कारण ये भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, इसमें नाम भी है गैस, और ये गैस के रिसाव होने की वजह से यहाँ पर ये दुर्घटना हो गई थी। चेरनोबिल आपदा, ये चेरनोबिल आपदा किसके कारण हुई है। नाभिकीय दुर्घटना के कारण। ये इसको क्या है, ये एक नाभिकीय दुर्घटना है चेरनोबिल आपदा। लव कनाल त्रासदी, लव कनाल त्रासदी ये खतरनाक पदार्थ की डंपिंग के कारण हुई है। और लॉस एंजल्स स्मॉग, लॉस एंजल्स स्मॉग ये पेरॉक्सीस्टाइल नाइट्रेट के कारण। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी ये मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। चेरनोबिल आपदा एक नाभिकीय दुर्घटना थी। लव कनाल त्रासदी ये खतरनाक पदार्थ की डंपिंग। लॉस एंजल्स स्मॉग ये क्या है, पेरॉक्सीस्टाइल नाइट्रेट। तो ये आप याद रख लेना, इनके कारण जरूर याद रख लेना, ये पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल के कारण होती हैं। आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रदूषित जल की वजह से होती हैं, जो प्रदूषित खाने की वजह से होती हैं, या प्रदूषित हवा की वजह से होती हैं। तो अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको बीमारियां बताती हैं। एक तो बीमारी ऐसी हैं जो शायद जिनके नाम भी आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो प्रदूषित जल के कारण गियार्डियासिस, गियार्डियासिस ये कोई बीमारी का नाम है। तो ये प्रदूषित जल के कारण होती है। डेंगू, डेंगू और एमोबियासिस, टाइफाइड। तो टाइफाइड भी आप जानते हैं प्रदूषित जल के कारण होता है, और एमोबियासिस भी होता है। डेंगू, एमोबियासिस ये इसके कारण नहीं होता। और डेंगू भी आप जानते हैं वैसे मच्छर काटने की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये क्वेश्चन आया था तो इसमें डेंगू को भी माना गया था। तो इसमें ए, बी और डी तीनों ही ऑप्शन इसमें सही किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक है। तो CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका सबसे बड़ा निमज्जक कौन है। वन, महासागर, हिमचादर या फिर चरागाह। तो जो महासागर होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, इनमें CO2 गैस होती है। तो हमारे यहाँ पर ये 15 ही क्वेश्चन है। आगे इसी तरह से हम और भी रिवीजन करेंगे, और 2-3 दिन रिवीजन करने के बाद हम फिर नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, एक यूनिट बची हुई है यूनिट 10, उसको भी पढ़ लेंगे। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, और जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, अभी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, तो वो भी शुरू कर दें। उन बच्चों को भी आप बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। और फ्री में इतना अच्छा उनको फर्स्ट पेपर के लिए कंटेंट मिल रहा है। यहाँ से अगर आपने सारी क्लासेस भी पढ़ ली तो भी आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बाद में हम रिवीजन करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। UGC नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 का हमारे यहाँ पर चल रहा है रिवीजन। इससे पहले हम थ्योरी क्लासेस पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। अगर नहीं देखी हैं क्लासेस तो आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लेना। और सभी को पता होगा, अगर जिन्होंने पहले पेपर दिया है जून का, तो उसका रिजल्ट कल 18 अक्टूबर को आ चुका है। तो जिन्होंने चेक कर लिया है तो, और जो जिनका क्वालिफाई हो गया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और जिन्होंने चेक नहीं किया अभी, वो चेक ज़रूर कर लेना। और जिनका किसी कारणवश अभी क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो वो आगे अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होता है और ज़्यादा दिन है नहीं, तो आपका भी हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सभी बच्चे कर लिया करो, लाइक कर दिया करो अगर क्लास पसंद आती है। फीडबैक ज़रूर दिया करो कि हाँ आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है या नहीं है, तो आप ज़रूर बताया करें। हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कण के आकार के पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। वायु में कण के आकार के यानी कि छोटे छोटे जो पदार्थ उपस्थित रहते हैं, तो इनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव जो पड़ते हैं उनमें सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है। रक्त निर्माण क्षतिग्रस्तता, छाती में जकड़न, श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना, सर दर्द और रक्तचाप स्तर में वृद्धि। तो वायु में जो प्रदूषित वायु होती है उसके कारण कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो रक्त निर्माण, क्षतिग्रस्तता, छाती में जकड़न, श्वास संबंधी, आप जानते हैं जो वायु प्रदूषण होता है उससे सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना, क्योंकि इससे श्वास संबंधी जैसे कि अस्थमा हो गया, TB हो गया, या फिर और भी इस तरह की जो बीमारियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, जो कि हमारे फेफड़ों से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से वे पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं जो स्थानीय प्रकृति के हैं। तो इनमें से पर्यावरणीय मुद्दे बताने हैं आपको जो स्थानीय प्रकृति के हैं। ओजोन परत का क्षरण होना, झील प्रदूषण, भूक्षरण, जल जमाव, जलवायु परिवर्तन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो स्थानीय प्रकृति के कौन से मुद्दे हैं। ओजोन परत का क्षरण होना, तो बिल्कुल ये भी स्थानीय प्रकृति का ही माना जाता है, ठीक है। भले ही ये ऊपर वायुमंडल में है ओजोन परत, लेकिन इसका जो क्षरण हो रहा है
वो हमारे पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ही हो रहा है। तो ओजोन परत का क्षरण स्थानीय प्रकृति का है। झील प्रदूषण भूक्षरण जल जमाव नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ए बी सी और ई इसके क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओजोन परत का क्षरण ये स्थानीय प्रकृति का है। झील प्रदूषण भूक्षरण जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। कौन सा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, इसका ये फुल फॉर्म आप याद रख लेना। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन के उद्देश्य को इंगित करता है। तो इनमें से कौन सा है, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना, अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना, परिवर्तन तंत्र को निर्धारित करना, सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना के निर्माण के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। तो इनमें से कौन सा है जो कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन के उद्देश्यों को इंगित करता है। तो ये कौन सा है, अलग अलग देशों के लिए, यहाँ पर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य को क्या करता है, इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है, सही नहीं है। पृथ्वी हरित गृह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व भी बदलती रहती थी। पृथ्वी की जलवायु जब तक मानव नहीं था उससे पहले भी पृथ्वी की जो जलवायु है वह क्या होती थी, बदलती रहती थी। तो बताएं आप यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। इसमें से एक से दो भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकता है और सारे भी हो सकते हैं, सत्य ही है ना। तो पृथ्वी हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है उसके बिना सुरक्षित होगी, ये बात सही है। ये बात क्या है, सही नहीं है। ठीक है, ये असत्य है। पहला जो ए है वो क्या है, असत्य है। ए असत्य है। हरित गृह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, तो ये बात तो सही है। देखो मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से तो आता ही है, बाकी जलवाष्प, मीथेन, इसमें सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन CO2 भी कहीं ना कहीं हरित गृह प्रभाव का बहुत बड़ा क्या है, कारक माना जाता है। पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने से पूर्व भी बदलती रहती थी, तो ये बात भी इसमें सही मानी गई है। ठीक है, पहले भी जलवायु तो पहले से ही बदलती रही है। अब ये नहीं पता कि मानव नहीं था तो उससे पहले जलवायु देखी किसने। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हैं, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से संभावित गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं यहाँ पर, बांध के पीछे का जल, रेडियो संकेतक, प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रह, कुंडलित स्प्रिंग, महासागर से उत्पन्न उष्णता, धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान। धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान। तो इनमें से कौन से हैं जो कि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। बांध के पीछे का जल ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है। रेडियो संकेतक इसमें नहीं आता। प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रह ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। कुंडलित स्प्रिंग ये भी क्या है, ये भी हमारा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। महासागर से उत्पन्न उष्णता तो उष्णता तो किसी गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता। धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, तो ये भी क्या है, धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान भी क्या है, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो यहाँ पर एक बार आप इनको दोबारा से देख लेना, A, C, D और F हमारे यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। बांध के पीछे का जल गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, ध्यान रखना। प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में जो उपग्रह होता है वो भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है। कुंडलित स्प्रिंग और धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, ये सारे क्या हैं, गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं।
पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ये हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। किसकी अधिकता से या किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको सारे क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर कृमि नाशक। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किससे होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। ये जरूर ध्यान रख लेना, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ना कि इसकी कमी से। ये ध्यान रख लेना। गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे ही संसाधन क्या हैं, गैर नवीकरणीय हैं। ठीक है, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, मृदा। तो यूरेनियम तो देखो किसमें गैर नवीकरणीय बताना, तो यूरेनियम तो है, प्राकृतिक गैस नहीं है। हाँ, प्राकृतिक गैस मृदा, इसमें मृदा नहीं आती है ना। और प्राकृतिक गैस यूरेनियम फास्फेट से ये गैर नवीकरणीय में आता है। किस में आता है? क्योंकि जो प्राकृतिक गैस है ना वो गैर नवीकरणीय साधन है, ना कि नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय जो कि समय पर ख़त्म हो सकते हैं, जिनका आगे भविष्य में क्या होती है, ख़त्म होने की संभावना रहती है, वो होते हैं क्या, गैर नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय होते हैं, और नवीकरणीय वो होते हैं जो बार बार जिनको रीयूज किया जा सकता है। तो यूरेनियम भी एक प्रकार का क्या है, मिनरल है। प्राकृतिक गैस भी और फास्फेट, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पृथ्वी से मिलते हैं, और इसीलिए ये गैर नवीकरणीय में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? कौन सा इनमें से प्रावधान किया गया है 1986 में, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था उसमें शामिल है? वनों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उससे जुड़े मामले, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उनसे जुड़े मामले। तो इसमें सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसमें वन्य जीव, पक्षी और पौधों की सुरक्षा, उनका संरक्षण करना और उनसे जुड़े जितने भी मामले हैं वो सब इसमें प्रत्यक्ष रूप से रखे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि कौन सी है? भूक्षरण, एक मिनट, भूभरण, ये भूभरण ही है यहाँ पर, कंपोस्ट तैयार करना, चूर्णन या फिर श्रेडिंग। तो इनमें से कौन सा है जो कि क्या है, नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है। भूभरण का मतलब होता है, मान लीजिए जमीन में कहीं भी गड्ढा हो जाता है तो उसको भर देना, उसको रिपेयर कर देना। तो क्या जैव वैज्ञानिक विधि है? कंपोस्ट तैयार करना, खाद तैयार करना, चूर्णन या श्रेडिंग। तो इसमें हमारा बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो कंपोस्ट का मतलब होता है खाद तैयार करना, ये ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवाहन जन्य प्रदूषक है, जो कि वाहनों से नहीं फैलता, ऐसा कौन सा प्रदूषक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कनिकीय द्रव्य। तो आप जानते होंगे, बहुत बार इसको हमने पढ़ा था। CFC जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फ्रिज होते हैं, जो क्या होते हैं, AC होते हैं, AC है ना, एयर कंडीशनर या परफ्यूम वगैरह जो लगाते हैं घरों में। ठीक है, और हेयर कंडीशनर मतलब हेयर के लिए बहुत सी चीज़ें यूज करते हैं, है ना, उनमें ये सारी स्प्रे वगैरह जो होती है उनमें ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये पाया जाता है। ठीक है, और इसी से ही जो सल्फर वर्षा होती है ना, सल्फर युक्त वर्षा, और ये सब इसी के कारण होता है, ये ध्यान रख लेना। और इससे सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है ना, वो इसके कारण सबसे ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रख लें। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं? हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं, 10 क्वेश्चन और हैं, अभी 20 क्वेश्चन हैं। अब सारे देखना, सभी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई ज़रूर कर लेना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता अंदर से कि बच्चे देख नहीं रहे, पसंद नहीं कर रहे, इतना अच्छा कंटेंट है आपके सामने, तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा तो
कर ही सकते हैं। तो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य क्या हैं? शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक, नैदानिक और मूल्यांकनात्मक, संशोधनात्मक और भविष्य सूचक, निवारक और सुधारात्मक। बताइए इसमें से कौन सा है जो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य हैं? शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। अन्वेषण बोलते हैं खोज करने को, तो ये क्या होते हैं? शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक। ठीक है, ये पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उनके उद्देश्य हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? तो किस उद्योग में जल की अधिकतम खपत होती है? इंजीनियरिंग, वस्त्र, ताप विद्युत संयंत्र, कागज और लुगदी। किस उद्योग में जल की सबसे ज़्यादा खपत होती है? तो ये होती है ताप विद्युत संयंत्र में। किस में होती है? ताप विद्युत जो संयंत्र लगाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जल खर्च होता है। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? ऐसा इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है जिसका कब शुरू हो और कब इसका अंत होगा कुछ पता नहीं चलता? भूकंप, भूस्खलन, सूखा या प्रभंजन, यानी कि हरिकेन चक्रवातों को बोलते हैं। तो इनमें से कौन है? सूखा। ठीक है, सूखा यानी कि जो अकाल पड़ जाता है। ठीक है, बारिश नहीं होती काफ़ी दिनों तक और चारों तरफ, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक आपदा ऐसी होती हैं जो इंसान का कहीं ना कहीं क्षति करती हैं। आगे यहाँ पर वृहत्तर वर्षा वन क्षेत्र की कटाई का दीर्घावधिक प्रभाव है। वृहत्तर वर्षा वन क्षेत्रों की जो कटाई होती है तो उसका सबसे लंबा प्रभाव कौन सा पड़ता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की घटी हुई मात्रा, निचली भूमि में बाढ़ आने की घटना में कमी, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा का होना, मृदा अपरदन में वृद्धि। तो बताएं यहाँ पर कौन सा सही होगा? जो वर्षा वन है जिन जब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कटाई होती है तो इसका सबसे बड़ा कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है मृदा अपरदन में वृद्धि होना। ठीक है, मृदा अपरदन में वृद्धि होना, ये सबसे ज़्यादा इसका लंबा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन है जो कि सत्य हैं? वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। किसके नाम से जाना जाता है? वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को एल्बिडो की संज्ञा दी जाती है। काया का ताप, काया का ताप यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी का ताप संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है। क्या है? वातावरण अति आवश्यक है। तो बताइए इनमें से कौन सा काया का जो ताप होता है, बॉडी का संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वातावरण अति आवश्यक है? बिल्कुल सही बात है। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों वातावरण से होकर के गुजरते हैं। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों ही वातावरण से होकर गुजरते हैं। तो ये तीनों ही बात हैं वो बिल्कुल क्या हैं? करेक्ट हैं, सत्य हैं। वातावरण में पश्च परावर्तित विकिरण को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं, ध्यान रख लेना। बॉडी का तापमान हमें संतुलन बनाए रखने के लिए उस तापमान का, टेम्परेचर का क्या होता है? वातावरण का मतलब कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है तो उससे हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसका भी संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। ताप और सूर्य का प्रकाश दोनों वातावरण से होकर के गुजरते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? अशोधित वाहित मल, कृषि अपवाह, ताप विद्युत संयंत्र, अविनियमित लघु स्तरीय उद्योग। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन है जो सही होगा? अशोधित वाहित मल। नदियों में जो अशोधित, बिना शोधित किए उसको बहा दिया जाता है, मल वगैरह या कूड़ा करकट वगैरह जो भी होता है, उससे भारत की नदियाँ सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? प्रदूषित होती हैं। बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है?
बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा बताना आपको। वाणिज्यीकरण के लिए प्रौद्योगिकी सुविकसित नहीं है। न्यून स्तर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। या ऊर्जा फसल उगाने के लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से कौन सा सही है? बायोमास को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी आती है? बायोमास को दहन जब किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इस वजह से इसके प्रयोग में सबसे मतलब ये बाधा बहुत बड़ी है। वायु प्रदूषण को ही तो रोकने की हर जगह चर्चा होती है, वही तो रोकना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था? हमने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा था, है ना। तो ये किसने शुरू किया था? 2014 में बात हुई थी। ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस टाइम, और भारत के प्रधानमंत्री जो अब वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ही मिलकर के ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या लिया था। और इसमें देश भी थे, हमने बताया था उस दिन, शायद 121 या कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर के ये इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का फैसला लिया था, ठीक है। और फ्रांस और भारत ने इसमें मुख्य रूप से क्या किया था? भागीदारी निभाई थी। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किस में उपयोग किया जाता है? ताप विद्युत जो भी संयंत्र होते हैं उनमें उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका किस में उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म पोषक के रूप में, कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में, ईंट उद्योग में। बताएं किस में इसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में किया जाता है, बंजर भूमि के विकास में किया जाता है, बांध और जल धारण संरचनाओं में, और ईंट उद्योग में भी, ठीक है। तो ए, बी, सी और डी, ये चारों ही यहाँ पर करेक्ट हैं। फ्लाई ऐश जो कि ताप विद्युत संयंत्रों से निकलती है, उसमें वो किसके लिए? इन सब में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोबारा पढ़ लेना एक बार अच्छे से। जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? सीसा, पारा, कैडमियम या जिंक। तो मिनीमाता जो रोग है कैडमियम के कारण होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो आपने अगर लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लेना, है ना। अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है आप पहले थोड़ा बहुत थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना। सीधा डायरेक्ट अगर आप PYQ या फिर रिवीजन की तरफ भागेंगे, रिवीजन का मतलब होता है पहले पढ़ लेना, उससे पहले पढ़ चुके होते हैं तब रिवीजन माना जाता है, ठीक है। तभी तैयारी अच्छी होती है और तभी फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अपना रिजल्ट चेक कर लेना जिन्होंने नहीं किया हो, ठीक है, नहीं पता है तो। और बाकी फॉर्म जल्दी ही निकलने वाले हैं, फॉर्म ज़रूर डाल देना टाइम से। ओके, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना। हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। UGC नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 9 में हमारा चल रहा है रिवीजन, और इसके बाद हमारा बस एक यूनिट बचा है। यूनिट 10 को भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, उच्चतर शिक्षा प्रणाली। अभी थोड़ा सा बीच में गैप हो रहा है 1-2 दिन का, तो बस थोड़ी सी, मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है और उसी के वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, आपका कंटिन्यू जो है तैयारी चलती रहेगी। तो आप भी अच्छे से पढ़ें और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं हम अपने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट 9 है हमारी, ये यूनिट 9 की हमारी ये रिवीजन में 3 क्लास है, और इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी यूनिट हमने पढ़ी हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से अच्छी से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उसमें नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन को धीमा करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? नियंत्रक, मंदक, अवरोधक या न्यूनीकारक। तो इसे क्या कहा जाता है? मंदक, ठीक है। नियंत्रण करने वाली जो न्यूट्रॉन को धीमा करने वाला जो पदार्थ होता है
उसे मंदक कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा ऊर्जा स्रोत किसी तरह सूर्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो किसी भी तरह से सूर्य से संबंधित नहीं है? जलीय, पवन, ज्वारीय या भूतापीय? कौन सी ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सूर्य से संबंधित नहीं है? तो जलीय भी है, पवन ऊर्जा भी होती है, ज्वारीय भी है, लेकिन जो भूतापीय ऊर्जा है ये सूर्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये सूर्य से संबंधित नहीं है भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सूर्य संबंधित नहीं होती। विलियत ऑक्सीजन निम्नलिखित में के लिए महत्वपूर्ण है। विलियत ऑक्सीजन इसमें से किस चीज़ के लिए, कौन से जल के लिए महत्वपूर्ण है? पेयजल, पेयजल, भूमिगत जल, वर्षा जल या फिर नदी जल? तो विलियत ऑक्सीजन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये नदी जल के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? विलियत ऑक्सीजन नदी जल के लिए महत्वपूर्ण है। ये पीवाई क्यों है? क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा पूछे जाते हैं, ऐसे ही रिपीट होकर क्वेश्चन आते रहते हैं, और या थोड़ा बहुत उनमें कुछ भी जोड़ जाड़ करके, तोड़ ताड़ करके क्वेश्चन को पेश किया जाता है। ठीक है, तो रिवीजन, जब सिलेबस एक ही होता है, बुक सेम होती है, तो हमें चीज़ें भी बस थोड़ी सी और डीपली पढ़नी है। ठीक है, और थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, बाकी इसके जो भी, इसके अलावा इसके जो भी आगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड टफ के क्वेश्चन मैं बना दूंगी बाद में। ठीक है, वो हम कम्प्लीटली करेंगे ही। दिसंबर में हमारा रिवीजन ही चलेगा। दिसंबर में क्या, मतलब नवंबर में हमारा रिवीजन चलेगा, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में हमारी जो यूनिट 10 है, हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो जाए, वैसे हो भी जाएगी। ठीक है, पवन ऊर्जा, लेकिन भाई प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर किया करें। आपके सपोर्ट के बिना इतनी मेहनत करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या होती है? क्या ये एक अनिरंतर ऊर्जा है? दूरस्थ और एकाकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी है। मौसम पर निर्भर नहीं करती है, इसमें नहीं दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। एक स्वच्छ ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का पर्यावरणीय प्रभाव बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऊर्जा है और उसका कोई भी पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होता, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, और ये मौसम पर निर्भर नहीं करती है, तो ये भी गलत है। मौसम पर निर्भर करती है, क्यों नहीं करती है ना, बिल्कुल करेगी। पवन, पवन बोलते हैं वायु को, हवा को, तो हवा तो हमारे मतलब जो है इम्पोर्टेंट होती है, तो उस पर निर्भर करती है ये। तो ये एक अनिरंतर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा कैसी है? एक अनिरंतर ऊर्जा है, बिल्कुल। दूरस्थ और एकाकी स्थानों में अत्यंत उपयोगी होती है। जो दूर दूर वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर पब्लिक नहीं रहती है या कम रहती है, ऐसे स्थानों पर इनका, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये जो इनके संयंत्र होते हैं वो ज़्यादातर लगाए जाते हैं। ठीक है, मौसम पर निर्भर नहीं करती, मौसम पर निर्भर करती है। अगर इसमें करती होती तो ये भी सही होता। एक स्वच्छ ऊर्जा है, बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा है। इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ए, बी और डी हमारे क्या हैं? करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं? सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं बताना है आपको। SDG गोल जिनको बोलते हैं, SDG गोल। निर्धनता की समाप्ति, बिल्कुल इसमें कहा गया है कि जो गरीबी है उसको जड़ से ख़त्म कर देना है। सबके लिए रोजगार, अगर ऐसा होता तो शायद हम आप लोग भी बेरोजगार नहीं होते हैं ना। तो सबके लिए रोजगार, इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं की गई है। भूख से मुक्ति, ये हमने पढ़ा था, भूख से मुक्ति। MDG और SDG, देखो जो MDG है ना, वो गोल्स जो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसमें क्या था कि उनकी जगह अब SDG गोल ने ले ली है। ठीक है, SDG ने ले लिए। पहले जो MDG थे, पहले MDG था, उसके बाद में SDG आया, और SDG ने इसकी जगह ले ली है MDG की। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, पूछा जाएगा। वैसे तो उसको भी हमने पढ़ लेंगे ठीक से। और उसमें भी ये बात की गई थी, निर्धनता की समाप्ति, भूख से मुक्ति, ये दोनों में ही कॉमन चीज़ें थी। लिंग समानता भी दोनों में कॉमन रही है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी इसमें बात की गई है सतत विकास लक्ष्य में। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य के ये क्या हैं? चारों ही हैं, लेकिन सबके लिए रोजगार की बात इसमें नहीं की गई है। A, C, D और E, ये वाला कूट आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है? सही है।
हालांकि मैं कूट वाले ऑप्शन नहीं देती हूँ, उसमें बड़ा मतलब कन्फ्यूजन सा रहता है। ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं तो करा दूंगी, इसीलिए मैं नहीं कराती। मैं भी पढ़ना पसंद नहीं करती हूँ उनको कभी भी, और उनमें तो मुझे लगता है क्वेश्चन भी देना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन कोई नहीं, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली याद करिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसके लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तापीय ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, लेड बैटरी से, या फिर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा सही होने वाला है? विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है उसके लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से। ठीक है, उसके लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऊर्जा के नवीकरणीय जो स्रोत होते हैं उनसे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से द्वितीयक वायु प्रदूषकों के उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ पर द्वितीयक वायु प्रदूषक बताने हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं और कुछ होते हैं द्वितीयक। ठीक है, जो दो तीन चीज़ें मिलकर के जो प्रदूषण फैलाती हैं उसको द्वितीयक बोलते हैं। तो इसमें सल्फेट, ओ भाई सॉरी, यहाँ पे ये ए हमारा, ये ए है। ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक है, ए है ये। तो सल्फेट है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दिखाई नहीं दिया सल्फेट। प्रकाश रासायनिक धूम, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको PAH बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है, PH भी लिखा आ सकता है आपके सामने। पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN जिसको बोलते हैं। तो द्वितीयक वायु प्रदूषकों के उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धूम जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोला जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग इसको बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा है? तो इसमें से देखो सल्फेट भी है, प्रकाश रासायनिक धूम भी है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है, और PAN भी है। जो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है ये नहीं है। ठीक है, ये इसमें नहीं है। बाकी ABCD है ना, ये ए का अगर बात करें तो सल्फेट आएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें द्वितीयक वायु प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये प्राथमिक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस है कौन सी हैं? मीथेन, 1 मिनट भाई। हिचकी आती है जब कहते हैं कोई याद कर रहा है, शायद मुझे भी कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आई थी। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं बताइए आप। मीथेन तो देखो बहुत बड़ा रोल निभाती है ग्रीन हाउस गैसों में। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन इसमें बेंजीन नहीं होती। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है बताइए आप। इनको हमने पहले भी पढ़ा था, नहीं होता। ये ध्यान रखना है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये नहीं होता, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको जरूर याद रख लेना। और ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ए सही है हमारा, बी सही है कार्बन डाइऑक्साइड, और ई सही है, और एफ सही है। ठीक है, सी और डी इसमें हमारे बेंजीन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और इनके अलावा एक और होता है जलवाष्प। ठीक है, ये 5 चीज़ें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों में आते हैं जो पूछे भी जाते हैं। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण होती है? ओजोन क्षय की वैश्विक जो पर्यावरण समस्या है इसके बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
कि जो ओजोन परत है समताप मंडल के ऊपर, वो उसका सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है, वो भी पूरे विश्व के लिए। तो ये किसके उत्सर्जन के कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन क्षय की जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है किसके कारण है? क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन होती है केवल इसके द्वारा यहाँ पर होता है, बाकी इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से कौन से रोग हो सकते हैं? ये प्रदूषण हम पढ़ चुके हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भी और ध्वनि प्रदूषण, और इसके अलावा भी और भी प्रदूषण थे, ताप प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है ना, सारे हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़, मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप पहले थोड़े बहुत थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना। अभी टाइम है, एकदम स्पीड से मत भागिए कि आप सीधा रिवीजन करके ही सीधा पेपर को पास कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब पेपर देने वाले हैं पहली बार, तो आप ज़रूर थ्योरी पढ़ लेना। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से कौन से रोग हो सकते हैं? तो कौन से रोग हो सकते हैं? श्रवण दोष, रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है, कार्य क्षमता कम हो जाना, श्वसन संबंधी रोग। तो देखो, जो श्वसन संबंधी रोग है ये होता है वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण। बाकी के श्रवण दोष यानी कि सुनने से संबंधित कोई भी दोष हो सकता है, रोग हो सकता है, बहरे भी हो सकते हैं। रक्तचाप में वृद्धि यानी कि बीपी में बीपी का बढ़ना या घटना, ज़्यादातर तो ध्वनि प्रदूषण से बीपी बढ़ जाता है। अनिद्रा, नींद नहीं आती है। अब कभी भी देखना आपके आसपास अगर शोर हो रहा हो तो आप क्या सो पाएंगे? है ना, नहीं सो पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना भी शोर हो, चाहे डीजे बज रहा हो, कुछ भी हो, बस वो सो जाते हैं। लेकिन पता नहीं, मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं कि अगर जरा सा मतलब कोई चल भी रहा है ना, चल भी रहा है बड़ा ही, चाहे धीरे चल ले, उसकी आवाज़ से भी नींद टूट जाती है ना। तो सब तरह के लोग होते हैं। अनिद्रा, ध्वनि प्रदूषण जरूर इसको बढ़ाता है। कार्य क्षमता कम हो जाना, ठीक है, तो कार्य क्षमता का कम हो जाना, हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जबकि पता नहीं, हमें ऐसा मतलब महसूस नहीं होता कि ये इस कारण से हुआ होगा। हम ऐसा बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। हम बहुत ज़्यादा म्यूजिक वगैरह चलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, है ना। तो हमें पता ही नहीं चलता कि अगर हमें कोई थकान महसूस हो रही है या हमें सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नींद नहीं आ रही, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि ये इसके कारण भी हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? बताना मुझे। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूह की सहायता किसमें योगदान करती है? तो सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूह की सहायता किसमें योगदान करती है? पर्यावरणीय जागरूकता, पर्यावरणीय ज्ञान, पर्यावरणीय अभिवृत्ति, पर्यावरणीय कौशल। सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूह की सहायता किसमें योगदान करती है? तो ये पर्यावरणीय अभिवृत्ति में करती है। ठीक है, पर्यावरणीय अभिवृत्ति। बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी या प्लिंथ दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा? बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी कुर्सी दीवार वगैरह लगा दी जाती है ताकि बाढ़ ना आए, तो ये क्या कहलाता है ये उपाय? ये इसको बाढ़ से आने से पहले इस काम को किया जाता है, तो इसको बोलते हैं निवारण। क्या बोला जाता है? निवारण। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया था? बताइए किसने अपनाया था? संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया था? स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, अहमदाबाद सम्मेलन या जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। तो सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम किसने अपनाया था? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ब्राज़ील के शहर में ये पृथ्वी सम्मेलन था, अर्थ समिट इसको बोलते हैं। सिस्टोसेमियोसिस जो कि पानी के संपर्क में आने से, देखो ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम हैं। अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाए तो बस यही कहेंगे कि बुखार आया, ये आया, वो आया, हैजा लग गया। कुछ बीमारियों के नाम हम जानते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम कभी सुने ना देखे ना, हमें कभी होते हैं शायद, मतलब हो भी जाते होंगे ना, पता ही नहीं चलता। ऐसा कोई डॉक्टर बताता ही नहीं है कभी कि ऐसी बीमारी कोई हुई है।
तो सिस्टोसेमियोसिस जो कि पानी के संपर्क में आने से होती है और एक सामान्य बीमारी है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को होती होगी, हम जानते ही नहीं है। तो ये किसके द्वारा फैलती है ना, कौन से जीवाणु वगैरह के द्वारा फैलती है? गियार्डिया, सर्केरिया, ई कोलाई या फिर अमीबा के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्केरिया। ठीक है, ये सर्केरिया के द्वारा फैलती है ये बीमारियाँ, सर्केरिया सिस्टोसेमियोसिस। ठीक है, सिस्टोसेमियोसिस, ये याद रख लेना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये प्रोटोकॉल हम सारे पढ़ चुके हैं, सम्मेलन सारे पढ़ चुके हैं, है ना, उनको आप ज़रूर देख लेना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे? क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय, स्ट्रेटोस्फीयर में, ग्लोबल वार्मिंग या फिर अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। तो किस किस के लिए किया गया था? ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसका मेन जो उद्देश्य था वो तो ओजोन का अवक्षय, यानी कि ओजोन का नुकसान होने से बचाना, ओजोन की रक्षा करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। इसी के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ओजोन के लिए किया गया था, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। ठीक है, 2010 में, ये गलत है। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी हमारा सही है, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक था, ये सही है। जबकि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे, ये हमारा गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये हमारा सही नहीं है। तो हमारा कथन जो 2 है वो बिल्कुल सही है। सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन, देखो जो सतत विकास लक्ष्य थे वो 2015 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी, और 2030 तक सतत विकास जो लक्ष्य तय किए गए हैं, जो रखे गए हैं, उनको पूरा करने का उद्देश्य है 2030 तक, यानी कि 15 साल का टाइम इसमें दिया गया है, तो 2010 में नहीं है। सतही ओजोन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सतही ओजोन जो धरातलीय ओजोन होती है उसको कौन बनाने में कौन भूमिका निभाते हैं? तो ये सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, ये तीनों भूमिका निभाते हैं, जबकि सल्फर के ऑक्साइड नहीं निभाते। तो ए, सी और डी, ये तीनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं। किस शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा शिखर सम्मेलन था जिसको संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन UNCSD के नाम से भी जाना जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 या रियो +20 सम्मेलन 2012। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, रियो डी जेनेरियो हुआ था 1992 में, और इसके बाद रियो +20 सम्मेलन हुआ था 2012 के अंदर, 1992 में हुआ था पहला। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो यही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमारे 18 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। और प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, सब्सक्राइब कर लेना जिन बहन भाइयों ने नहीं किया है ना। आपकी बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर, और मेरी भी बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर कि आपको मैं मतलब इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के बिना इतनी मेहनत पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी डिमोटिवेशन होता है। लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।